तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पीटर पवेलियन के बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काफी दिन गुजर चुके हैं और जुंची अभी तक अपनी टीम को लेकर वापस नहीं आया। जो लोग सीक्रेट राम की तरफ गए थे वहां पर जुंची को उनकी टीम का नेतृत्व करने का कहा गया था कि जुंची अभी तक अपनी टीम लेकर वापस नहीं आया। लगता है कि जुंची सभी लोगों को मरवा दिया है। उन्हें साइड के ऊपर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है मैरो वाशिंगटन के लोगों की। सभी लड़के काफी से चुकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी रिफाइंड लेवल के मास्टर्स कहां से आ गए। लगता है किसी दूसरे सेक्टर के लोगों ने हमारे पर अटैक किया। तो वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इसके साथ ही वहां जुंची उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर के फेलो डिसिपल्स को इसी तरह ग्रीट करोगे। हम सभी लोग तुम्हारे दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वहां से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आवाज तो जुंची की थी, हमने यहाँ पर सही सुना, ये आवाज जुंची की थी। लेकिन इनके पास इतने सारे मैरो वाशिंगटन के एक्सपर्ट कहाँ से आए हैं। तुम्हारा जुंची के साथ साथ मोटू, हमारी जिंगजी और बाकी काफी सारे लोग होते हैं। लोग इस वक्त मैरो वाशिंगटन में पहुंच चुके हैं। तो ये सभी लोग वापस पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोटू कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं तो वापस आया हूँ और वापस आकर मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। क्योंकि उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं अभी जहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल में पहुंचा हूँ तो मुझे यहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल को पक्का करने के लिए थोड़ा सा और कल्टीवेट करना होगा। तो अब उनके सामने जो लड़के होते हैं वो सभी लोग इस बात से कुछ तो खुश होते हैं और कुछ लोग इस बात के ऊपर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने जुंची के साथ जाने से मना किया था। वो लोग भी सीक्रेट राम के लिए चुने गए थे लेकिन सीक्रेट राम में जुंची का नेतृत्व में आगे जाने से मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि जुंची उन सभी को मरवा देगा, इसी वजह से वो सभी लोग वापस आ गए थे। तो कुछ कह रहे होते हैं कि ये हमारी किस्मत थी कि हम इनके साथ नहीं जा पाए, जबकि ये इनकी किस्मत है कि ये लोग रिफाइन लेवल में पहुंचकर वापस पहुंचे हैं। जुंची वहां से साइड के ऊपर चल पड़ता है। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं मास्टर बीजन भागते हुए उसके पास आते हैं। मास्टर बीजन उसे कहते हैं जुंची मैंने जाकर मास्टर से तुम्हारे बारे में बात की है, मैंने अपने पैट्रियार्च से बात किया कि तुम्हें इसके क्रेडिट्स दिए जाएं, तुम्हें पूरे के पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी जाकर अपने लॉर्ड से बात करने वाला हूँ, मैं पैट्रियार्च से बात करूंगा। मुझे कोल्ड डिसिपल्स का लीडर नहीं बने रहना, मुझे अपनी गद्दी को छोड़ना है, मैं चीफ डिसिपल नहीं बन सकता। तो बाकी लड़के उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जरा देखो तो जुंची कितना ज्यादा एरोगेंट है, जो यहाँ पर कोल्ड डिसिपल के चीफ होने की पोजीशन को छोड़ रहा है। क्या कोल्ड डिसिपल होने का चीफ होना ये कोई आम सी बात है। यहाँ पर इतनी पावरफुल पोजीशन दी गई थी लेकिन ये लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से इस पोजीशन को छोड़ने पर तैयार हो गया है। तो यहीं पर जिंगशी को भी दिखाते हैं। जिंगशी जुंची को बोलती है जुंची ठीक है मैं भी जा रही हूँ, और उसे बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि हमारा जुंची उसे कहता है हाँ ठीक है तुम चली जाओ, रात के वक्त मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो जिंगशी उसे कहती है कि सोचना है मत, रात के वक्त मेरे पास मत आना और इस तरह की बातें पब्लिक में मत करो। वो शर्माती वहाँ चली जाती है। हमारा जुंची वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी के साथ ही मास्टर सीटू को दिखाते हैं। मास्टर सीटू कहते हैं तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है खुश हो लो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो, जबकि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से कितने बुरे हालात में है, उसे सेक्टर से निकाल दिया गया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, इस सब का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो मास्टर सीटू जेंटियान उसे कहते हैं हाँ तुम्हारे हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्या मुझे यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 3 दिन के बाद हम दोनों की डुएल होने वाली है और वो डुएल लाइफ एंड डेथ की होने वाली है। क्यों हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसके साथ ही मास्टर सीटू बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा जुंची इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये क्या, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये मेरे करीब इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। तुम्हारा जुंची को उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डेडली इवल पावर को महसूस होती है। तुम्हारा जुंची कहता है कि इसने यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल इवल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। मास्टर सीटू से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के दौरान बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, टॉर्चर करूंगा और उसके बाद में मार डालूंगा। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि हमारा जुंची सोच रहा होता है तो जेंटियान ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे भी अब जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। तुम्हारा जुंची सीधा यहाँ से फेंसिंग पीक की तरफ जाता है। फेंसिंग पीक के ऊपर मास्टर काव फीजन अभी भी आग जला रहे होते हैं और कहते हैं काव फीजन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तो जुंची वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया और देखो मास्टर मैंने इंप्रूव किया है, इस बार मैं रिफाइन लेवल में पहुंच चुका हूँ। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम रिफाइन लेवल में पहुंच गए, तो काफी ज्यादा जल्दी था। तुम्हारा जुंची से कहता है हाँ मास्टर बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। मास्टर तुम्हें यहाँ पर बहुत सा फख्र करना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसा एक डिसिपल मिला है जो इतनी जल्दी रिफाइन लेवल में पहुंच गया है। मास्टर ये बात सुनने के बाद एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रिफाइन लेवल में पहुंचने के लिए, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा है, तो बहुत ज्यादा स्लो था। जुंची उसे कहता है लेकिन मास्टर मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई रिफाइन लेवल में पहुंच सकता है, मैं 3 महीने में मैरो वाशिंगटन में पहुंच चुका हूँ। मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि मोटू को कितने टाइम लगा था यहाँ पर मैरो वाशिंगटन में पहुंचने के लिए? मोटू को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगे थे, जबकि उसके साथ साथ मायरन को कितना टाइम लगा, मायरन को सिर्फ 1 महीना लगा था मैरो वाशिंगटन में पहुंचने के लिए, यानी कि वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल हैं। जुंची कहता है मास्टर क्या वाकई में वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मुझे जाकर उन लोगों
लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो मेरे फेलो ब्रदर्स हैं, तो वो मुझे कुछ जरूर कुछ सिखाएंगे। मास्टर से कहते हैं ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मेरे पास अब कोई भी पेपर मनी नहीं है जो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जला सकूं, पेपर मनी खत्म हो गए हैं। तुम्हारा शुनची कहता है नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर पेपर मनी के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। कहता है मास्टर 3 दिन के बाद मेरी फाइट होने वाली है, मास्टर C2 ज़ेंगटियान के साथ मेरी फाइट होगी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे उसे हराने के लिए यहाँ पर कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो? मुझे कोई मार्शल आर्ट्स का स्किल दे दो, मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दे दो जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं C2 ज़ेंगटियान को आसानी से हरा दूं। मास्टर जी आपकी इज्जत का सवाल है, अगर मैं C2 ज़ेंगटियान से हार जाता हूँ तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम हार जाती हो, यानी कि तुम्हारा नाम खराब होने वाला है। सभी लोग कहेंगे कि वेंसिन पी के मास्टर काओ फीजून का डिसाइपल हार गया। मास्टर फीजून उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है बस करो, अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ग्लिबल करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने पंच मारो, मुझे पंच मारो, अपनी फुल पावर को यूज करना। तुम्हारा शुनची कहता है मास्टर चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर फुल पावर के साथ अटैक करने वाला हूँ। तुम्हारा शुनची अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारा शुनची का अभी तक का सबसे पावरफुल मूव यही है। तुम्हारा शुनची जब मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर काओ फीजून अपनी जगह के ऊपर बैठे होते हैं और वहीं पर बैठे बैठे वो सारी की सारी एनर्जी को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। शुनची से कहते हैं जी तो एक बहुत ही कमजोर अटैक है और इसी के साथ ही वो सारी की सारी एनर्जी को वहां पर डबल करके मैं शुनची की तरफ वापस भेज देते हैं। और जब वो शुनची के ऊपर पड़ती है तो हमारा शुनची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, पार के साथ पटकने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरता है और कहता है मास्टर ये तुमने क्या किया? तुम अपने डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपने डिसाइपल के ऊपर फुल पावर से अटैक किया है। मास्टर से कहते हैं बस भी करो, यहाँ पर तुम्हारे जैसे सेम पावर का यूज किया, यानी तुम्हारे जितनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया जितनी तुमने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं इस लड़की के साथ काफी अच्छा हुआ, मैंने इस लड़के से अपना बदला ले लिया, इस लड़के ने कितनी बार मेरी फायर को खराब किया है। तुम्हारा शुनची अपने मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रिफाइंड लेवल में पहुंच चुका हूँ लेकिन तुम स्पिरिचुअल लेवल की पावर के साथ मुझे कैसे हरा सकते हो? और लेवल का बंदा हायर लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है? तो उसके मास्टर से कहते हैं तुम रिफाइंड लेवल में पहुंच चुके हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? रिफाइंड लेवल उसके पास डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल आता है, उसके बाद धार्मा लक्साना लेवल आता है या फिर उसके बाद इमोर्टल लेवल आता है। ये जितने के जितने लेवल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उतनी पावर होनी चाहिए जितना तुम्हारा लेवल है, यानी कि लेवल यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता। हर लेवल के साथ तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करने की पावर बढ़ती है और जितनी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल पावर को लोअर लेवल में रहकर भी गैदर कर सकती हो वो भी तुम्हारा लेवल ही कहलाएगा और वो भी तुम्हारी पावर ही कहलाएगी। जी कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना है, ना सिर्फ उसको बल्कि साथ साथ तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट और अपनी सोल दोनों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट जो कि आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी और साथ ही अपनी सोल को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हो तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन पाओगे। तुम रिफाइंड लेवल में रहते हुए अपने से हायर लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकते हो। हमारा शुनची खुश होकर अपने मास्टर से कहता है मास्टर अब मुझे समझ आ गई, मास्टर आपने कहा कि मुझे अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मास्टर से कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। साथ ही हमारा शुनची कहता है नहीं मास्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सोल को कैसे ट्रेन करना है। मास्टर गुस्से के साथ उसे कहते हैं का मतलब यह कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जितना लेक्चर दिया वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ फालतू बेकार ही किया, तुमने यहाँ पर किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही वो चिल्लाकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे उठाकर माउंटेन से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर दोबारा सोचो, जितनी बार सोच सकते हो उतनी बार सोचो और उसके बाद उसके ऊपर अमल करो तभी तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। दोबारा मेरे पास मत आना जब तक कि तुम अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेते। तुम्हारा शुनची बेचारा केव से बाहर आकर गिरता और कहता है कि मुझे मास्टर की किसी बात की समझ नहीं आई, तो चलो फिर ठीक है चल के मोटू से पूछते हैं। मोटू से पूछेंगे या फिर ब्रदर मायरिन से पूछ लेते हैं क्योंकि उन दोनों को भी तो मास्टर ने सिखाया तो उन दोनों को जरूर पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।